सो वेल गाइस, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। और इससे पहले मैंने आपको नेशनल इनकम के पार्ट 1 के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था, जिसमें प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड तीनों को मैंने ब्रीफ तरीके से समझाया था आपको। और आज जो आप पढ़ने जा रहे हो वो प्रोडक्शन मेथड के कुछ स्टेप्स को पढ़ने जा रहे हो। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स में मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि जीडीपी एट एमपी, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं। तो देखो, जीडीपी एट एमपी हो या जीवी एट एमपी हो या वैल्यू एडेड हो या वैल्यू ऑफ आउटपुट हो, एक ही बात है। चारों का मतलब या चारों का फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल्स में मैंने आपको क्या बताया था? सेल्स में बताया था कि जब कभी डोमेस्टिक सेल्स गिवन हो तो एक्सपोर्ट लेना है। ध्यान से सुनो, जब डोमेस्टिक सेल्स गिवन हो तो एक्सपोर्ट लेना है। अब ऐसा मत करना कि सेल्स भी गिवन होगी आपने एक्सपोर्ट भी ले ले, तो गलत हो जाएगा। तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपके पास सेल्स हो जाएगा, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। फिर चेंज इन स्टॉक की अगर हम बात करें तो चेंज इन स्टॉक में होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और इंटरमीडिएट कंजप्शन ये होता है डोमेस्टिक परचेज, यानी कि जितना भी आपने अपनी इकोनॉमी के अंदर जो भी परचेज किया है प्लस जो बाहर से परचेज करा है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा रॉ मटेरियल। सिंपल सा कंसेप्ट कहूं तो इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब रॉ मटेरियल होता है, राइट। फिर सेकंड स्टेप्स यानी कि इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ मूव करें। ये क्या होता है? ये कह रहा है कि इंक्लूड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इन सेल्स। इट मींस कि जब एक पर्सन अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए किसी भी चीज को यूज कर रहा है तो वो सेल्स का ही पार्ट होता है। एक फार्मर है, एक फार्मर ने मान के लेके चलो 1000 रुपए का गेहूं उगाया और उसमें से उसने 700 का बेचा तो 300 का उसने अपने पास ही रख लिया। तो एक्चुअली में वो कंज्यूम तो कर रहा है ना, तो जब वो कंज्यूम कर रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास नेट चेंज इन स्टॉक। याद रखना, नेट चेंज इन स्टॉक को एडिशन टू स्टॉक भी कहते हैं। अगर पेपर में नेट एडिशन टू स्टॉक आ जाए या एडिशन टू स्टॉक आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप इसको इजीली तरीके से कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन स्टॉक माइनस में डिक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक का मतलब ज्यादा होना और डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब कम होना। तो डिक्रीज मतलब माइनस करना और इंक्रीज का मतलब आप प्लस कर देना। फिर आता है नेक्स्ट वन, इग्नोर परचेज ऑफ मशीनरी। याद रखना, अगर कहीं पर भी इंटरमीडिएट कंजप्शन आ जाए तो कुछ लोग ना इसको पार्ट समझ लेते हैं उसका। इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट परचेज ऑफ मशीनरी नहीं है। क्यों? क्योंकि परचेज ऑफ मशीनरी जो होता है वो फाइनल गुड्स होता है, इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज द पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। एक फॉर्म है, एक फॉर्म जो भी अपना इलेक्ट्रिसिटी बियर कर रही है, लेकिन वो अगर मंथली में या अगर वो ईयरली में अगर ऑन एवरेज अगर चेक करेगी तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट होगा वो इसका क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजप्शन। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अभी आपने आपको पहले बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन हो जाएगा तो जीडीपी एट एमपी निकल जाएगा। कर सकते हैं इसके अंदर हम माइनस में। लेकिन अगर अब जो बात है, जो मेन बात है इसके अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट की, वो क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट में आपने दो स्पेशल नोट लर्न करने हैं। कौन से? कि इफ ग्रॉस इज टू बी कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। यानी कि अगर ग्रॉस पे निकालना हो तो डेप्रिसिएशन को नहीं लेते बेटा। क्यों नहीं लेते? क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन उसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है, वो मैं भी आपको इसके बाद बताऊंगा। और नेक्स्ट है कि इफ मार्केट प्राइस इज टू बी गिवन, अगर मार्केट प्राइस गिवन होगा तो एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं लिया जाएगा, राइट। आपको समझ आ गया होगा, होप सो। और आप प्लीज फटाफट से इसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और इसके बाद मैं फॉर्मूले स्टार्ट कर रहा हूं। अभी आपने प्रोडक्शन मेथड के कुछ कंसेप्ट को पढ़ा, जिसके अंदर मैंने आपको स्टेप्स बताए थे और वो बातें बताई थी कि क्या उसके अंदर इंक्लूड करना और क्या नहीं करना। लेकिन अब जो आप पढ़ने जा रहे हो वो है प्रोडक्शन मेथड के फॉर्मूले। इसके बाद ही न्यूमेरिकल के कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, वो वीडियो नंबर 3 में आएगा। अभी इनकम मेथड के फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे और फिर हम एक्सपेंडिचर मेथड के। तो देखिए, अभी जो मैंने आपको पहले तो मेन बात बताई थी क्या, कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ग्रॉस गिवन होगा तो याद रखना डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, और अगर मार्केट प्राइस गिवन होगा तो एनआईटी नहीं लेना है। पहले तो आप ये समझो कि एनडीपीएटीएफसी को मैंने बताया था कि एनडीपीएटीएफसी को डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है? बेसिकली वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी सिखाया था, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं और एनआईटी को माइनस करते हैं। क्या निकलता है एनआईटी निकालने से? जीएसटी माइनस सब्सिडी। तो ये तो हमारा क्या निकल गया? एनडीपीएटीएफसी। अब नेशनल इनकम निकालनी है, उसके लिए भी एक अलग फॉर्मूले का कंसेप्ट अभी आपको बताऊंगा।
फिर दूसरा है देखो जीडीपी एट एफसी निकालना है मान लो आपको, तो देखो जी मतलब ग्रॉस पे निकालना है, तो देखो क्या नहीं लिया मैंने, डेप्रिसिएशन नहीं लिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट लिया, आईसी माइनस कर दिया, एनआईटी माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ग्रॉस पे निकालना है। सेम अगले में आप देखो कि एनडीपी एट एमपी निकालना है, तो एनडीपी एट एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी माइनस डेप्रिसिएशन। क्या नहीं लिया, एनआईटी नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि मार्केट प्राइस में दे रखा है और ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, तो जो चीज इसमें इंक्लूड है उसको लेना ही नहीं है, ठीक है। फिर आता है लास्ट में फोर्थ फॉर्मूला जीडीपी एट एमपी, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। क्या नहीं लिया, देखो जी पे निकालना है तो डेप्रिसिएशन नहीं लिया, मार्केट प्राइस पे निकालना है तो हमने एनआईटी नहीं लिया। तो ये बेसिकली सम फॉर्मूले जो है मैंने आपको बता दिए। अब आप सामने की तरफ मूव करिए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको समझ आता जाएगा। और देखिए जी में से डेप्रिसिएशन किया, देखो जी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, जी मतलब ग्रॉस, एन मतलब नेट, तो ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन करेंगे तो नेट पे आएंगे, और नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो ग्रॉस में आएंगे। ये मेन फॉर्मूला है, कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, हर जगह पे ये काम आता है। फिर आता है एफसी, एफसी का मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। तो अगर फैक्टर कॉस्ट गिवन होगा तो एनआईटी ऐड कर देना, एमपी आ जाएगा, और एमपी में एनआईटी माइनस कर दोगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। फिर आता है डीपी, डीपी मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है तो एनएफआईए को ऐड कर दो, एनपी पे आ गया, और अगर आप एनपी में माइनस कर दो एनएफआईए तो डीपी आ जाएगा, राइट। अब मैं आपको इसकी स्टेटमेंट कराता हूं, ये क्वेश्चन होगा कैसे। देखिए सामने देखिए बोर्ड पे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा ये वाला याद रखना, ये आपको फाइंड करना होगा, फाइंड आउट एग्जाम में, और ये आपको गिवन होगा, गिवन। तो हमारी ट्रांजैक्शन कैसे होगी, देखो एन और जी की, एनपी और डीपी की, एफसी की और एमपी की। तो ये फाइंड करना है सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू, देखो जी फाइंड करना है, जी ये रहा, तो एन में क्या करा, डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया, इजिकल टू का साइन नहीं आएगा, बिल्कुल एज इट इज वैल्यू रहेगी, राइट। इसके बाद आपको क्या चाहिए, डीपी, देखो डीपी कहां, ये रहा, तो डीपी में एनपी के अंदर क्या माइनस करा, एनएफआईए, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करा, एमपी निकालना, देखो एमपी, एमपी निकालने के लिए हमने क्या करा, एफसी में एनआईटी हमने जोड़ दिया। अब कभी कभार जो दो चीजें सेम होती हैं, कॉमन होती है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उस वैल्यू को कंसीडर करना ही नहीं है। जैसे वन मोर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैं देखिए सपोज करो यहां पे दे रखा आपको एन एन पी एट एफ सी, और यहां पे दे रखा आपको जी एन पी एट एम पी। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इसके अंदर एन चाहिए, तो एन निकालने के लिए क्या करा, जी में डेप्रिसिएशन को हमने माइनस कर दिया। अब एनपी से एनपी क्रॉस हो गया, तो कुछ करना नहीं है, ना ही इसको आपने काटना है। अब एफसी निकालना है, तो एमपी में हमने क्या कर दिया, माइनस के एनआईटी कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला है, स्टेप्स में आपको बता चुका हूं, होप सो आपको समझ आ गया होगा। जब हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे तब आपको फॉर्मूले टिप्स पे रटे होने चाहिए, ताकि मैं वैल्यू बताता जाऊं और आप फटाफट उसको करते जाओ, राइट। तो अब ये खत्म हो गया आपका, अब हम इनकम मेथड की तरफ मूव करते हैं। सो वेल, अभी आपने प्रोडक्शन मेथड को अच्छी तरीके से समझ लिया और इसके फॉर्मूले को भी समझ लिया। अब जो बारी आती है, दूसरी बारी, वो है इनकम मेथड की। इनकम मेथड मैंने आपको बताया था कि इनकम मेथड में हम ये प्रोस्पेक्टिव देखते हैं कि किस तरीके से इनकम को जनरेट किया जाता है, जिसके 3 पार्ट बताए थे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मैंने आपको बताया था, ये उन लोगों को मिलता है जो हायर्ड वर्कर्स होते हैं, जो किसी के अंडर में काम करते हैं। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज किसी को भी मिल रहा हो, तो अगर मान लो पेपर के अंदर अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा, तो उसके काइंड दिए होंगे, देखो वेजेस एंड सैलरी इन कैश या काइंड, या तो ये गिवन होगा, या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, या तो ये गिवन होगा। तो या तो सीओई दे रखा होगा, यही दे रखा होगा। लेकिन अगर सीओई गिवन होगा, याद रखना, तो इन दोनों में से आप किसी को भी नहीं लोगे। क्लियर हो गई बात। तो सीओई सेकंड आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है? मिक्स्ड इनकम वो इनकम होती है जो एक पर्सन किसी के अंडर में काम नहीं करता, उसका अपना खुद का काम होता है। ठीक है, जब वो अपना खुद का काम कर रहा है, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ कौन सा? जो डिपेंडेबल है, अपना खुद का काम, इंडिपेंडेबल है, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। थर्ड आता है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 पार्ट होते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट किसको मिलता है? लैंड पर रेंट मिलता है। रॉयल्टी किसको मिलती है? मैंने आपको बताया था कि भैया आपका एक सपोज करो बहुत बड़ा बिजनेस है, या आपका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, तो कोई पर्सन आपके रेस्टोरेंट को नाम लेना चाहता है उसका, तो आपने कहा कि ठीक है मैं आपको आपका नाम दे दूंगा, तो ऐसे में आपको मुझे पे करना होगा, तो जो आपको पैसा मिल रहा है वो रॉयल्टी हो गया। ठीक है। इंटरेस्ट किस पे मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे। आपने किसी को उधार दिया या बैंक में एफडी के अंदर जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपकी कैपिटल पे मिलता है। प्रॉफिट, प्रॉफिट के होते हैं 3 पार्ट, प्रॉफिट टैक्स,
नाम सुन लो, प्रॉफिट टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स भी कहते हैं। एक होता है डिविडेंड, एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग या सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेटिव सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्रॉफिट टैक्स क्या होता है, जितना भी आपने ईयरली में जो भी पैसा कमाया, एक फर्म कमा रही है तो उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो प्रॉफिट टैक्स है। डिविडेंड बताया था मैंने आपको कि जितना भी आपने कंपनी के अंदर पैसा लगाया और कंपनी को अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो वो आपको भी प्रॉफिट बांटेगी, तो जब वो आपको प्रॉफिट बांट रही है तो वो डिविडेंड होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है, भी प्रॉफिट का वह हिस्सा जो किसी को भी नहीं बांटा जाता। एक फर्म अपने पास रखती है कि फ्यूचर में अनसर्टेनिटी के लिए या किसी के लिए भी मुझे जरूरत पड़े तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ, राइट। तो सीओई के 3 पार्ट आपने, एनडीपीएटीएफ के 3 पार्ट आपने रखे, सीओई, एमआई और ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन अगर आपने नेशनल इनकम निकालनी है तो देखो एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, एनडीपी एट एफसी, बस इसमें आप जोड़ देना एनएफआईए, यानी कि नेशनल इनकम को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। अगर एनएफआईए भी नहीं गिवन होगा तो या तो होगा उसकी जगह पे फीफा या होगा फीटा। फीफा को प्लस करना है, फीटा को माइनस करना है, तो इससे आपका इनकम मेथड में डोमेस्टिक इनकम और ये इजीली तरीके से नेशनल इनकम निकल जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी के अंदर बाद में बैठ के नोट्स बना लीजिएगा। और ये स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। सो वेल गाइज, इससे पहले आपने प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड पढ़ लिया है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। और अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सपेंडिचर मेथड। इस एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर मैंने कैटेगरीज बताई थी कि किस तरीके से एक्सपेंडिचर किया जाता है, जिसमें 4 कैटेगरीज है। सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो प्राइवेट फर्म या प्राइवेट इंडस्ट्री कर रही है। कौन सा, केवल फाइनल, इंटरमीडिएट इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। सेकंड आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये कौन सा होता है, ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट जैसे कि डिफेंस पे खर्च कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च कर रही है, एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रही है। जैसे जो पुलिस कर्मी है उनको जो सरकार पैसा दे रही है, या आपका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा हो रहा है, स्कूल बन रहे हैं, ये सारा का सारा पैसा जो है ये गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आता है। फिर आता है थर्ड वन, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है जैसे ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके 2 पार्ट थे, याद करो, मैंने वीडियो में डाला हुआ है, प्लीज आप जाइए देखिए, उस वीडियो में पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। इसमें आता है ग्रॉस या नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक तो पता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। लेकिन इसके 3 पार्ट है, देखो इसके ग्रॉस या नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के 3 पार्ट है। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ये कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है, जो प्लांट कर रहे हो, प्लांट बना रहे हैं या मशीनरी खरीद रहे हैं, ठीक है ना, या कोई इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट आता है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ये वो होता है जैसे कोई हाउस होल्ड है या कोई फर्म है, वो नया घर खरीद रहे हैं या अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं या अपने घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट वो होती है जैसे कोई रोड बनवाना हो, फ्लाईओवर बनवाना हो, ब्रिज बनवाना हो, तो उसमें से कंसिडर किया जाता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि अगर फिक्स्ड गिवन होगा तो चेंज इन स्टॉक लेना है, अगर फिक्स्ड नहीं गिवन होगा तो चेंज इन स्टॉक नहीं लेना है। याद रख लो, अगर फिक्स्ड गिवन होगा तो चेंज इन स्टॉक लेना है, अगर फिक्स नहीं गिवन होगा तो चेंज इन स्टॉक नहीं लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसका जो आंसर होता है वो या तो जीडीपी एट एमपी पे निकलता है या एनडीपी एट एमपी पे निकलता है, ठीक है। ये कब निकलेगा, आप इसको यहां से फॉर्मेशन से लिखोगे। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आंसर निकालना आप जीडीपी एट एमपी पे। अगर लिखा होगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आंसर निकालना आप एनडीपी एट एमपी पे। क्यों, क्योंकि इससे हम डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट से बच जाएंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो पीएफसी ये रहा प्लस जीएफसी ही प्लस ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसका मैंने अभी आपको पार्ट बताया था, क्या ग्रॉस या नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में क्या जुड़ जाएगा, चेंज इन स्टॉक। और इसके बाद क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इजी है, हो जाएगा आपसे, समझ में आया आपको, ठीक है। अब जैसे मान के लेके चलो आपने नेशनल इनकम निकालनी है, तो देखिए अगर आपने नेशनल इनकम निकालनी है एनएनपी एट एफसी, तो इजिकल टू में सपोज करो आपने निकाला जीडीपी एट एमपी, तो करना कैसे है, सबसे पहली बात तो माइनस के डेप्रिसिएशन, क्योंकि जी में से डेप जाएगा एन आएगा, प्लस में एनएफआईए। क्यों, क्योंकि डीपी के अंदर अगर हम एनएफआईए जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एनपी आ जाएगा। और एफसी, इसके लिए एफसी निकालने के लिए हम एमपी में एनआईटी माइनस कर देंगे तो निकल जाएगी हमारी नेशनल इनकम।
इसी तरीके से तीनों मेथड को मैंने आपको समझाया है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद लेटर ऑन जो थर्ड वीडियो आएगी इसकी, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके आप सब प्लीज नोट बना लीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई इश्यू है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ताकि आपको अपकमिंग कौन सी वीडियो चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंगली फिर हम बनाएंगे। और आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, सो गाइस प्लीज तैयार कीजिए अपने आप को, और मिलेंगे आपसे थर्ड वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय टू ऑल।